नाज़रीन, प्रोग्राम वकील साहब में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। मैं हूं आज़म आज़मी। प्रोग्राम वकील साहब के ज़रिए हमारी कोशिश होती है कि आपके जहन में कोई कानूनी उलझन हो, कोई परेशानी हो, आप कुछ जानना चाहते हो तो वो घर बैठे एक फ़ोन कॉल के ज़रिए मालूम कर सकते हैं। इसीलिए हमने अपनी नौयत का एक अलग प्रोग्राम लेकर आया ताकि आप कानून को करीब से जानें। और इस बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के मारूफ वकील डॉक्टर फ़ारूक खान साहब। फ़ारूक साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल है। अस्सलाम वालेकुम। तो नाज़रीन, जी बिल्कुल, तो नाज़रीन आप इस प्रोग्राम में शिरकत कर सकते हैं। नंबर जो है वो टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, आप उसको देखकर आप फ़ोन कर सकते हैं। वकील साहब हमारे साथ मौजूद है, फ़ारूक साहब हमारे साथ मौजूद है, आप सवाल कर सकते हैं। फ़ारूक साहब, शुरुआत जो करना चाहूँगा, यूपी गवर्नमेंट एक ऑर्डिनेंस लाने वाली है तब्दीली मज़हब को लेकर। आज सुबह ही खबर आई है, तब्दीली मज़हब को लेकर या दूसरे मज़ाहिब में जो शादी होती है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, तो हमारे कानून में इसकी क्या गुंजाइश है? दूसरे मज़हब से अगर कोई शादी करना चाहता है, इस ताल्लुक से क्या कानून है? वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, कोई भी या किसी भी मज़हब का हो। और दूसरे तब्दीली मज़हब, अगर कोई अपने मर्जी से मज़हब को तब्दील करना चाहता हो तो उसमें कानून की क्या गुंजाइश है? देखिए, अभी तक की जो पोजीशन है वो ये है कि जो भी एडल्ट हैं, दो एडल्ट जो बालिग हैं, जी जी, हमारे जिनकी कानूनी एज होती है शादी की, वो किसी से किसी मजहब में, किसी धर्म में, किसी जात में शादी करना चाहें, एज लॉन्ग एज वो दोनों जो हैं वो एडल्ट हैं, तो कोई भी उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की जा सकती है। वो फ्री हैं ऐसे वो शादी करने के लिए और साथ रहने के लिए। जहां तक रिलीजन को चेंज करने की बात है, कोई भी एडल्ट आदमी वो भी फ्री है अपने मजहब को चेंज करने के लिए। ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं। और अनलेस की कोई उसमें एक्स्ट्रानियस फैक्टर हो कि कहीं कोई कंपल्शन हो या कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस हो या कोई कोएर्जन टाइप की चीज हो, तो उसके अलावा और कोई मुश्किलात नहीं है। लॉ इस पे बिल्कुल सेटल्ड है। बहुत सारे जजमेंट्स हैं कोर्ट के कि इस पे जो दो लोग, अब तो इवन आपने देखा होगा कि दो लोग अगर वो एडल्ट हैं और वो कंसेंसुअल साथ जो रह रहे हैं, शादी नहीं भी की है, तो उनके ऊपर भी आप कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। जी बिल्कुल। अगर ये एक्ट बन जाता है, क्योंकि कानूनी माहिरीन से राय भी ली जा रही है, अगर ये एक्ट बन जाता है और इस तरह का कोई मसला होता है तो ये अदालत में कितना इसका मुमकिन है, कितना ठहर पाएगा ये? अब कानून का मसौदा पढ़ना पड़ेगा। मैंने अभी मेरी उधर निगाह नहीं गई है, और मुझे नहीं लगता कि अगर कोई चीज बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क को चेंज करने की अगर किसी भी कानून के तहत कोशिश की जाएगी तो वो कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में टिक पाएगी। वैसे माजी में भी पहले भी ऐसी बहुत सारी कोशिशें की गई हैं जिसमें कि कुछ कानून बनाए गए, लेकिन उसको सुप्रीम कोर्ट ने या मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स ने उसको अल्ट्रा वायरस टू कॉन्स्टिट्यूशन करार दिया। तो हमें समझना होगा कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट जजमेंट है। आप लोगों ने नाम सुना होगा, अभी उनकी कुछ दिनों पहले डेथ भी हुई, बड़े सीर थे वो, केशवानंदा भारती साहब का केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी थिन मेजॉरिटी से, लेकिन फुल बेंच सुप्रीम कोर्ट की, और उस पे ये हेल्ड किया गया कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें कोई तब्दीली नहीं की जा सकती है। तो उसी टेस्ट को अप्लाई करते हुए अगर कोई भी ऐसा कानून है जो बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट जाएगा, तो उसको कोर्ट्स जो हैं वो अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर करके और उसको सेट असाइड कर देंगी, क्वाश कर देंगी। जी चलिए, बिल्कुल। तो नाज़रीन, आपको एक बार फिर बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील डॉक्टर फ़ारूक साहब हमारे साथ मौजूद है। अगर आपके जहन में भी कोई सवाल है, कोई उलझन है, कोई परेशानी है, तो आप कॉल कर सकते हैं और अपनी जो भी परेशानी है उसका हल यहाँ पर ले सकते हैं। कॉलर हमारे साथ जुड़े, उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं, कौन बोल रहे हैं? फारूक अहमद भट्ट, कश्मीर बडगाम से। कश्मीर बडगाम से, जी बताइए, सवाल पूछिए अपना। सर मैं वकील साहब से पूछना चाहता हूँ, जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर है ना सर, उसका स्टेटहुड मिल सकेगा वो कानूनी तरीके से? अच्छा जी, ये इनका एक जो सवाल है वो मैं आपके व्यूअर्स को ये बात फिर से आपकी इजाजत के साथ ये कहना चाहूँगा। हम लोग ये प्रोग्राम करते हैं कि जो किसी की कोई लीगल उलझन है, कोई कानूनी परेशानी है इंडिविजुअल लेवल पे, तो हम उस पर बात करते हैं। ये कोई जहाँ तक जो मैटर पॉलिसी लेवल को टच करते हैं, वो मैटर उस पर डिबेट की जा सकती है। उसके लिए इनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपकी प्राइम टाइम डिबेट्स देखते रहें। वहाँ बहुत सारे अच्छे पैनलिस्ट आते हैं और उस पर बात होती है क्या है और क्या नहीं है। लेकिन मैं आपको इस बात का ये जवाब देता हूँ कि ये मैटर ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है,
तो जो मैटर सुप्रीम कोर्ट में सब्जुडिस्ड है, पेंडिंग है, जो मुकदमा चल रहा है, उस पर कोई आउटसाइड डिस्कशन करना बेहतर नहीं होता, और सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगी कि वो बेहतर फैसला था या वो बेहतर फैसला नहीं था। जी चलिए, बिल्कुल। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े, उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी भाई, कहाँ से बात कर रहे हो, कौन कर रहे हैं? जी, महबूब नगर से बात कर रहा हूँ साहब मैं। महबूब नगर से। जी, सवाल पूछिए अपना भाई। मोहम्मद आबिद अली बात कर रहा हूँ। आबिद साहब जी, आबिद साहब सवाल पूछिए। जी, ये LRS क्या है मसला, उसके बारे में पूछना है। LRS के ताल्लुक से जी चलिए, नहीं, बिल्कुल। क्या सवाल क्या है आपका? LRS यहाँ पे तेलंगाना गवर्नमेंट ने लैंड रेगुलराइजेशन के लिए एक स्कीम निकाली है, LRS, उसको उस ताल्लुक से जी, कुछ मुझे जानना पता- चाह रहे हैं। जी मुझे पता है उसके बारे में, हाँ, तो लेकिन उसके वो क्या उसके है, बारे में क्या जरूरी है या सवाल नहीं है, क्या उस है? ताल्लुक से कुछ जानना चाह रहे हैं। ये एक तेलंगाना सरकार की ये 2020 का ही आई थिंक ये लेआउट रेगुलराइजेशन स्कीम है, और इसमें उन्होंने वो सारी चीजें लेके आए हैं कि क्या क्या उसमें जो प्लान डेवलपमेंट है, अर्बन एरियाज का जो प्लान डेवलपमेंट वगैरह कुछ चीज़ों को लेके जो मास्टर प्लान वगैरह और मुख्तलिफ स्टेट्स में बनते हैं। तो ये एक एकेडमिक इशू है, कोई इसमें लीगैलिटीज की बात है, वो सवाल पूछे तो मैं शायद जवाब देने की पोजीशन में रहूंगा। जी अच्छी बात। चलिए एक और कॉलर को शामिल करेंगे। एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ गए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कहाँ से बात कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं? उड़ीसा से बात कर रही हूँ। उड़ीसा से। जी बताइए, सवाल पूछिए। जी, उड़ीसा से बात करिए। हमारी अम्मी की टीवी का वॉल्यूम थोड़ा सा कम करिए। हमारी टीवी की आवाज हाँ, थोड़ा सा बिल्कुल कम कर है। दीजिए। बिल्कुल कम है। ठीक है, सवाल कीजिए। धन्यवाद। ये हमारी अम्मी की प्रॉपर्टी है। अम्मी अकलौती लड़की है। अम्मी नानी की अकलौती लड़की है। तो हम 6 भैया और 3 बहनें हैं। तो 3 बहनें को छोड़कर भैया हमारी अम्मी की 90 भाई कितने है, हैं? अम्मी की 3 बहन है, भाई 1 है। 6 हैं। नहीं 6 भाई हैं, 6 भाई। 3 बहन है। ठीक है जी, अभी अम्मी होती है 90 की है। 90 उनके दिमागी हालत बहुत कमजोर है। इस लिहाज से आज को 6-7 महीने के पहले हमारे अम्मी को लेके जाकर अपने अम्मी की प्रॉपर्टी को मेरे भैया सब पावर अटेंड ले लिए हैं। तो उसमें हमको कुछ हिस्सा नहीं दिए, वो अपने 6 अपने आप ले लिए हैं। तो उसमें हम क्या करेंगे तीनों बहना? ये आपकी जो परेशानी है वो ये है कि आपकी वालदा की प्रॉपर्टीज हैं और उस पे आप जितने भाई बहन हैं उनकी तकसीम होनी है, और वो तकसीम शायद आपके भाई लोग नहीं करना चाह रहे हैं। ये अम्मी की पावर अटेंड वो पावर अटॉर्नी भाइयों ने अपने नाम करा लिया, ये कह रही है। हाँ ठीक है, मैं समझ गया। देखिए, अगर कोई ऐसी चीज है जो आपका कानूनी हक है, शरई हक भी है, और उसको कानूनी अमल जामा भी है इंडियन शरीयत एक्ट के हिसाब से इनहेरिटेंस में, तो अगर कोई पावर अटॉर्नी वगैरह बना भी रखी है तो उसके लिए आप मुकदमा फाइल कर सकते हैं। और इन चीज़ों की जो वक्त है वो आप पहले भी करना चाहें पहले भी कर लें, या वालदा अल्लाह उन्हें और हयात दे लेकिन उनकी ज़िंदगी के बाद भी आप कर सकते हैं। तो किसी पावर अटॉर्नी के बेसिस पे या जो हमारे इनहेरिटेंस के कानून हैं उसमें जो वसीयत का कंपोनेंट है उसको बाहर निकालने के बाद, या जो अगर कोई मकरूज है अगर उसका कर्ज पूरा करने के बाद, वो जो प्रॉपर्टीज का डिवीज़न है वो कवानीन के तहत ही होंगे। उसमें कोई पावर अटॉर्नी बना ले या कुछ भी कर ले तो उससे चीज़ें होंगी नहीं। और अगर उस पावर अटॉर्नी के बेसिस पे सेल डीड वगैरह एग्जीक्यूट करा ली गई है या गिफ्ट करा लिया गया है, हिबा जिसे हम कहते हैं वो करा लिया गया है, तो वो उसको भी आप चैलेंज कर सकते हैं और आप ये कोर्ट में प्रूव कर सकते हैं कि ये गलत है। पर ये डिपेंड करता है केस के फैक्चुअल प्रोपोजिशन पे। तो इसके लिए बेहतर ये है कि वो जो लोग आप लोग किसी अपने शहर के अच्छे सिविल लॉयर से मिले और उनसे जो भी डॉक्यूमेंटेशंस आपके पास हैं, जो भी वालदा की प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको लेके आप मिले और उनसे आप राय मशवरा करके इस पर आप आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े, उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। देखिए, आप बात कर सकता है क्या? हाँ बिल्कुल, बात कीजिए, आवाज़ आ रही है आपकी। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कई बार सलाम आ गया माशाल्लाह। अच्छा,
कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हम कतर से। अच्छा, कतर से बात कर रहे हैं। चलिए जी, सवाल कीजिए अपना। अच्छा देखिए, हमारा पिताजी ने दुबई का नाम में एक दुकान दे दिया है। हमारा पिताजी ने दुबई का नाम में एक दुकान दे दिया है। ठीक है, सुन रहे हैं क्या आप लोग? जी जी बिल्कुल सुन रहे हैं, सवाल कीजिए आप। अच्छा, तो उनके बाद वही दुकान से और 2 दुकान हो गया, लेकिन वो किराया से ले आया है। और 2 दुकान हुआ है, वो किराया से ले आया है। ठीक है, लेकिन अभी देखिए, वो जो पिताजी ने जो दुकान दिया है, वो सिर्फ पिताजी का दुकान से हमको ये रेंट देता है यार। वही जो दुकान है ना, दूसरा दुकान वही दुकान का कैपिटल से बनाया है, लेकिन 2 दुकान से हमको कुछ नहीं देता है, सिर्फ वही दुकान से हमको देता है यार। वो बोलता है वो तो हमारा है। इनका सवाल ये था कि इनके वालिद साहब ने इनके भाइयों के लिए 2 दुकान बनाई थी, उसी दुकान से जो भी मुनाफा हुआ, जो कमाया होगा, 2 दुकान उन्होंने और शुरू किया है, तो उस पे जो आमदनी हो रही है उससे इनका हिस्सा नहीं मिला या इनको हिस्सा नहीं मिल पा रहा है। तो इसका क्या कानूनी मसला ये है कि वो तो उस डॉक्यूमेंटेशन को देखना पड़ेगा कि वालिद साहब ने इनके हिस्से में अगर 2 भाइयों को दुकान की और ये कुछ ऐसी वसीयत या कोई ऐसे डॉक्यूमेंटेशन थे कि इनको उसका शेयर मिलना है। अगर इनका शेयर है और उस शेयर के बेसिस या प्रॉफिट है, मान लीजिए पार्टनरशिप फॉर्म के नाम से वो लोग काम कर रहे हैं और उसी पार्टनरशिप फॉर्म से पैसे निकल के और वो नई दुकानें बनाई गई, तो ये देखना पड़ेगा। अगर इनका सिर्फ इंटाइटलमेंट इतना था कि इन दो दुकानों से जो भी किराया आएगा वो इनको मिलता रहेगा और उसके बाद इनका कोई और उस प्रॉपर्टी पे हक नहीं है, तो वो 2 दुकान बनाए, 4 बनाए, वो तो उनके अपने और भी उनके और भी जरिया हो सकते हैं। तो ये तो एक क्रिटिकल क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, जिसको कि बिना डॉक्यूमेंटेशन देखे और चीज़ों को इस पे एडवाइस करना बेहतर नहीं होगा। लेकिन जो एक्स फेशाई जो दिखता है वो ये दिखता है कि अगर ये इस प्रॉपर्टी पे मालिक हैं और वो एक कोई फैमिली कंसर्न में, एसोसिएशन ऑफ पर्सन में या पार्टनरशिप फॉर्म वगैरह के नाम पे काम कर रहे हैं और वो प्रॉपर्टियां भी पार्टनरशिप फॉर्म के नाम पे ली गई हैं या पार्टनरशिप फॉर्म के पैसे को इस्तेमाल करके अपने जाती नाम पे लेने की कोशिश की गई है, तो देन ही हैज अ राइट, फिर इनका उस पर भी हक बनता है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, कहाँ से बात कर रहे हो, कौन कर रहे हैं? मैं वेस्ट बंगाल कोलकाता से बात कर रहा हूँ, शेख अब्दुल रहीम। जी, सवाल पूछिए अपना। सवाल ये बोलना था, मैं एक सरकारी मुलाजिम हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी ठीक है लिमिटेड। ठीक है सर, मेरा प्रॉब्लम ये है कि जब से एनआरसी हुआ है तो हमारे ऑफिस में उल्टा पुल्टा कमेंट्स करता है कि मुसलमान लोग को धक्का दे के निकाल दो। एक लेडी बहुत गलत बात कर रही थी मेरे बारे में, समझ गए, मुसलमान के बारे में। तो हम ऑब्जेक्शन किए, ऑब्जेक्शन करने के बाद जो है वो मेरे नाम पे उल्टा पुल्टा कंप्लेन करके कंपनी में लेटर दे के फोकस करवाई, सब ठीक है। फिर हमने भी लेटर दिए, एक बैग देख रहे 30 बरस की जॉब में एक बैग कंपनी हमको ट्रांसफर कर दिया आपका? जी 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 ठीक है, ट्रांसफर कर दिया, लेकिन उसमें कोई रीजन नहीं दिया है किस लिए ट्रांसफर किया। हमसे भी पुराने मुलाजिम है, लेकिन एक बैग हमें ट्रांसफर करके कोई जगह भेज दिया। फिर हम अपने कोई लॉयर को पकड़े, वो लॉयर बता रहा है कि आपका तो कोई रीजन नहीं लिखा हुआ। तो हमने रीजन तो आप देखिएगा ना क्यों ट्रांसफर किया है, इसी के लिए थोड़ा सा पूछना था भाई। आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, तो फिर डरने की तो खैर मेरे ख्याल से जरूरत नहीं होगी। कुछ गुंजाइश है? देखिए, इनके केस के 2 पहलू हैं। पहला पहलू ये है कि जो कुछ लोग जो सरपसंद लोग होते हैं इस तरह के कमेंट्स करते रहते हैं हर जगह हैं, और अगर ये उससे एग्रीव्ड हैं कि इनके ऊपर अगर कॉम्युनल हैट्रेड वाले कमेंट्स किए गए या हेट स्पीच की गई, तो उसके लिए मुकदमा फाइल कर सकते हैं। दफ़ा 153A है, 295 है, 295A है, IPC में ये मुकदमा है। इसके लिए इनको कानून का सहारा लेना होगा और मुकदमा फाइल करना होगा। ये पहले जाके पुलिस में फाइल करें, पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं करती है तो ये कोर्ट
दफ़ा 156(3) CRPC में जाके कोर्ट में भी ये मुकदमा फाइल कर सकते हैं, ये डायरेक्शन लेने के लिए कि इन पे FIR की जाए। अगर कोर्ट को लगेगा कि इनके बात में दम है और इनके पास एक्स फेशाई केस बनता है, प्रिमा फेसाई, तो इनका मुकदमा दर्ज हो जाएगा और जिन लोगों ने ये बदतमीजियाँ की हैं, एलिजेड जैसा ये कह रहे हैं, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। दूसरा पहलू है इनके ट्रांसफ़र का। अब देखिए ये है कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग तो प्रोरोगेटिव है गवर्नमेंट का, अरे उस डिपार्टमेंट का जो भी जहाँ पे ये काम कर रहे हैं, पर इनको ये लगता है कि अगर इनके साथ अननेचुरल जो नेचुरल जस्टिस का वायलेशन है और चूंकि ही हैड बेल्ट द कैट, इन्होंने उन उस बात पे पहले वाले इशू को लेके ऑब्जेक्शन रेज किया और उससे जो है उसका खामियाजा इनको ये भुगतना पड़ रहा है कि इनका ट्रांसफ़र कर दिया गया है, तो ऑफ कोर्स ही कैन चैलेंज दैट ट्रांसफ़र। इनके डिपार्टमेंट में नॉर्मली कंपनीज में एग्रीवियन सेल भी होते हैं, एपेलेट बॉडीज होती हैं, वहाँ पे कर लें, नहीं कर सकते हैं तो ये रिट में या कैट में जहाँ भी इनका बनता है जुरिस्डिक्शन, किसी लॉयर से इंगेज करके और अपने ट्रांसफ़र को चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए इनको पहले वो कार्रवाई मुझे लगता है करनी पड़ेगी, क्योंकि वो एक क्रिमिनल ऑफेंस है। अगर मेरे बारे में कोई मुझसे कोई बुरा कह रहा है या मैं किसी को कोई क्रिमिनल हैट्रेड की बात कर रहा हूँ, तो हिंदुस्तान के कानून के हिसाब से वो एक जुर्म है और उस जुर्म की एक सज़ा है, तो उसके लिए इनको ये कार्रवाई भी करनी पड़ेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जवाब देने के लिए। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े, उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो, आवाज आ रही है अब तक? हाँ आ रहा है जी, सवाल पूछिए अपना। हमारा मसला है, हम 15 साल से कैजुअल लेबर हैं। कहाँ पे हैं आप? हम बिजवाड़ा लिटिल डिवीजन से 15 साल से कैजुअल लेबर, ठीक है, कैजुअल हैं। हमारा जो फैमिली है ना इस टाइम बहुत सफर कर रहा है, ठीक है। अब इंसाफ होना चाहिए। चलिए, बिल्कुल इंशाल्लाह जवाब दिया जाएगा। नहीं, हम खाता है हिंदुस्तान का है, इंसाफ ही लोग देगा हमको, ठीक है ना सर? नहीं तो कैजुअल लेबर किस डिपार्टमेंट पे हैं आप? हम कैजुअल लेबर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पे हैं? हाँ, 15 साल से काम कर रहे हैं, 20 साल से। ठीक है, परमानेंट नहीं हुआ है? तो ये तो परमानेंट नहीं किया गया आपको? कैजुअल पे ही कुछ नहीं किया ना। पेमेंट महीने के बाद 1 महीना तनख्वाह छोड़ रहा है, फिर 5 महीने के बाद छोड़ता है 1 महीना। हम खाता हिंदुस्तान का, हम इंसाफ ही लोग करेगा। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल बताया जाएगा। तो वकील साहब, ठीक है ना सर? कैजुअल लेबर है 15 साल से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, तनख्वाहों को लेकर भी परेशान है ये। हाँ, मुश्किलात हैं। देखिए, कैजुअल लेबर के लिए जो है वो सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है जिसके तहत सेक्शन 2 सब क्लॉज 22 है या 23 है, जो ESI एक्ट का है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो कैजुअल एम्प्लॉयज़ हैं वो भी उसमें कवर्ड होंगे फॉर द पर्पस ऑफ दैट ESI बेनिफिट्स, वो उसमें कवर्ड अप होंगे। और ये अभी सुप्रीम कोर्ट का एक रिसेंट जजमेंट है। पहले की किसी पोजीशन को सुप्रीम कोर्ट ने इसमें रीअफर्म भी किया है। तो अब जहाँ तक मामला है, ये 2016 का जजमेंट है, और जहाँ तक मामला है इनका कि अब कैजुअल लेबर और एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड मैटर है। देखिए, राइट टू एम्प्लॉयमेंट अनफॉर्चुनेटली कोई फंडामेंटल राइट तो है नहीं, तो अब ये एक मुश्किल का वक्त है इस वक्त जिसमें ये समस्याएं सबके साथ हैं। आप देख ही रहे हैं, आप लोग भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि वाइट कॉलर जॉब्स भी जाना शुरू हो गई हैं, ब्लू कॉलर जॉब्स। जी जी बिल्कुल। तो हम लोग ये सब मिलकर दुआ करें कि हमारा मुल्क इस मुसीबत से बाहर निकले और दोबारा चीज़ें जो हैं वो आए, और जो लोग जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं अपने अपने शहरों में, वो भी इस बात का ख्याल रखें कि जो लोग परेशान हाल हैं हम उनकी, क्योंकि देखिए हर चीज़ पे सरकार की तरफ ही निगाह टिका के रखना जो है मुझे लगता है कि वो भी शायद गलत है। गलत ये है कि जिम्मेदारी ज़रूर सरकारों की होती है, लेकिन अगर सरकार के चक्कर में कोई आदमी भूखा मर जाए और वो हमारी आंखों के सामने, तो कहीं ना कहीं एक मोरल ऑब्लिगेशन तो हमारे ऊपर आती ही है। तो हमारी भी ये जिम्मेदारी है, हम सब शहरी की, जो भी हिंदुस्तान के शहरी हैं, कि जो लोग परेशान हाल हैं, नौकरियां चली गई हैं, उनकी खबर खैरियत लेते हैं, उनको जो मदद फराहम कर सकते हैं वो करते रहें।
और उनकी जो एक दूसरे की मदद करने से ये चीज जो जिंदगी है वो आगे बढ़ती है। जी। लेकिन सवाल इनका जैसे ये था कि 15 साल से कैजुअल लेबर हैं ये, लेकिन जब परमानेंट की बात आती है या कोई इस तरह की वैकेंसी आती है जिसमें परमानेंट करना हो, तो वहाँ पे दूसरे आदमी को भर्ती कर लिया जाता है जो 15 साल से उसी पोस्ट पे काम कर रहा है, वो अचानक बेरोजगार हो जाता है। देखिए, ये अभी आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब के लिए शुरू किया अभी। आप ये देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ज्यादातर सरकारी नौकरियां खत्म होकर कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट की तरफ जा रहे हैं, राइट। हम लोग ये देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ये प्रपोज कर रही है कि भाई जो लोग 50 साल के ऊपर के हैं या जो इनइफेक्टिव हैं, इनएफिशिएंट हैं, उनको वीआरएस दे दीजिए, घर भेज दीजिए। ये एक पॉलिसी लेवल के मैटर्स हैं। कोर्ट्स इंटरवीन करती हैं अगर कोई नेचुरल जस्टिस का वायलेशन है तो, पर कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट के मैटर में सुप्रीम कोर्ट जो है, अनफॉर्चुनेटली हम उससे मेरा अपना जाती मतलब डिसेंट है, लेकिन चूंकि लॉ ऑफ लैंड है तो वी हैव टू फॉलो। कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट के मैटर में सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि दैट इज प्योरली ऑन द कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस। हाँ, अगर कोई नेचुरल जस्टिस का वायलेशन है, कहीं कोई नेपोटिज्म है, बायसनेस है, आप अपने केस को प्रूव कर सकते हैं कोर्ट के सामने कि भाई ये मेरे साथ ऐसा चीज़ें हुआ है और जिसको लाया गया है वो उसके पीछे कुछ और कोलैटरल रीजंस हैं, तो शायद कोर्ट इंटरवीन कर जाए। नॉर्मली सुप्रीम कोर्ट के रिपीटेड जजमेंट्स के बाद कोर्ट्स इंटरवीन करती नहीं है ऐसे मामलों में। देखिए, हमें ये भी समझना होगा कि हमारे जो सिस्टम है, जो हमारी डेमोक्रेटिक जो सेपरेशन ऑफ पावर्स है, एग्जीक्यूटिव का और जुडिशरी का और लेजिस्लेचर का, उसमें कोर्ट्स के अंदर कोर्ट्स को ये पावर नहीं है कि वो लेजिस्लेट करें। लेजिस्लेशन की जो पावर है, कानून बनाने की, नौकरियों को बनाने की, देने की, उसको रेगुलेट करने की, वो पावर हमेशा और हमेशा एग्जीक्यूटिव के यानी लेजिस्लेचर के पास ही और एग्जीक्यूटिव के पास है। कोर्ट्स तब इंटरवीन कर सकती हैं अगर उसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क का कोई वायलेशन हो रहा है तो, क्योंकि अगर कोर्ट्स हर मसलों में अगर उसमें इंटरफेयर करने लगेगी तो फिर मुल्क गवर्नेंस करना मुश्किल हो जाएगा सरकारों के लिए भी। जी जी, तो चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, एक और कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, वो मैं शारजा से बात कर रहा हूँ। तो तेलंगाना में मैं वो घर के टैक्स के ताल्लुक से वकील साहब से बात करनी थी। हाँ बोलिए, सवाल कीजिए अपना। हाँ, सवाल ये है वकील साहब से कि जो है वो टैक्स अदा करने के सिलसिले में वो घर जो है हमारी वालदा के नाम है जी, तो ये नाम गलत आ गया है, हलीमा भी की जगह आमिना भी आया हुआ है। तो फिर मैंने उनसे कहा था भाई कि जब तक नाम सही नहीं आएगा फिर टैक्स नहीं बनेंगे। हमारे पुराने जो टैक्स के जो पेपर्स हैं सारे जो सीधे वगैरह बने, तो वो दिखाने करने पर वो आजकल ये कह रहे हैं कि नहीं 15 दिन 12 दिन तक टाइम दिया गया है। नहीं तो घर कितना पुराना है? फिर हम है पुराना तकरीबन हमारे जो कागजात है वो निजाम सरकार के नहीं, तो अभी तक जो टैक्स आ रहा था वो हलीमा बी के नाम से आ रहा था। हाँ, वही आ रहा था, लेकिन अब जो है ना आमिना भी आया तो वो नाम चेंज करके आप टैक्स ले लो। तो नहीं पहले इसी नाम से वो कर ले, फिर हम वो आगे हैदराबाद से वो करके आएगा। ये गाँव की बात कर रहा हूँ, आएगा बाद में वो कर देंगे। तो ये टैक्स बनना के नहीं बनना ये पूछना है बस। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल जवाब दिया जाएगा वकील साहब। मैं आपको ये सलाह दूंगा, आप बिल्कुल टैक्स भरें। अगर नाम गलत आ गया है, कोई टाइपोग्राफिकल मिस्टेक है, तो उसकी वजह से आप टैक्स ना रोकें। टैक्स रोकने की वजह से आप एक कोएर्सिव एक्शन डिपार्टमेंट ले सकता है। पेनाल्टी, पिनल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट, जो भी एप्लीकेबल लॉ है वो चार्ज कर सकता है। आप उनको पेपर जब आप टैक्स जमा करें उससे पहले आप उनको एक लिखित, एक रिटन एप्लीकेशन दें, उसमें अपनी पूरी बात बताएं कि साहब इसमें, और पुराने रिकॉर्ड्स भी लगाएं कि इसमें आपकी तरफ से रिकॉर्ड्स में गलती है, इसको सही करें। लेकिन टैक्स आप जमा करते हैं उसमें आप ये लिखें कि हम ये सारे टैक्स इसलिए जमा कर रहे हैं क्योंकि हम एक जिम्मेदार शहरी हैं और टैक्स जमा करना वक्त, लेकिन ये आप अपना रिकॉर्ड ठीक करें। उसके बावजूद वो रिकॉर्ड और उस पर आप रिमाइंडर भी लगा दीजिए। उसके बाद भी वो नहीं करते तो आप एक RTI की एप्लीकेशन लगा दीजिए।
कि साहब हमने फला दिन में ये एप्लीकेशन लगाई थी इस सिलसिले में, जिसमें कि मेरी वालदा का नाम गलत था, उस एप्लीकेशन के ऊपर क्या कार्रवाई अब तक की गई, तो आपको जवाब देंगे। उस जवाब से आप सेटिस्फाई नहीं होंगे तो उसको आप कोर्ट में या आप क्या जो भी जो इसकी कोई स्पेशल ट्राइब्यूनल्स होंगी कोर्ट डेजिग्नेटेड, वहाँ उसको आप चैलेंज कर लीजिएगा। लेकिन मैं आपको ये कहूँगा कि आप टैक्स ज़रूर दें, टैक्स देना ना जो है वो रोके नहीं। और अगर इस पर आप कोई और मज़ीद सलाह चाहते हैं, कोई और इशू है, तो फिर आप किसी लोकल लॉयर को कॉन्टेक्ट करें ताकि वो आपके डॉक्यूमेंट्स को देख के आपको प्रॉपरली एडवाइस कर सके। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं? साहब मैं राजस्थान सवाई माधोपुर से बात कर रहा हूँ। जी, सवाल पूछिए अपना। जी, मेरे को अपनी बच्ची से मुताबिक कोई बात पूछना था वकील साहब से। बिल्कुल पूछिए, वकील साहब सुन रहे हैं आपकी बात। हाँ जी, इनके शोहर ने जो है आज से 2 साल पहले तलाक भेज दिया था। ठीक है। तकरीबन 2 साल हो गए। फिर हमने जो है उसको महिला थाने में केस दायर किया उनके खिलाफ, और वो चलते चलते जो है 1-1.5 साल में तो उनका जो है ना वो खर्चा बना है मंथली। अब उसके बाद से ही जो है दहेज का भी हमने उनसे कुछ लिया नहीं, अभी तक कुछ दिया नहीं उन लोगों ने। तो उसका दहेज का और उसके जो सामान का, उसकी मेहर का, इज्जत का, सब चीजों का जो है हमने उसके ऊपर वो क्लेम किया है। अब उन लोगों ने उसको जो है मुलजिम तो मान लिया, कोर्ट से हमने उस पर एफआईआर लगा दी थी उन लोगों ने, पुलिस वालों ने, तो वो खुलवा के हमने जो है, और कोर्ट ने उसको मुलजिम भी मान लिया और उसका खर्चा भी बांध दिया। लेकिन अब जब से ये लॉकडाउन चल गया, 6 महीने हो गए इस बात को, ठीक है, तो अब वो लोग कुछ कर नहीं रहे उसके ऊपर। और हमारा वकील भी जो है बोलता भाई अब कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि अभी लॉकडाउन लगा हुआ है, ना तो उनसे वसूली हुई हमारी और ना कोई आप बात चल रही है, वो तारीखें चल रही है आगे से आगे। अब 2 साल हो गए तकरीबन इस बात को, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि भाई मैं फ्री हूँ और अपनी बच्ची का जो है जहाँ भी मेरे को करना है तो उसको अपनी जिम्मेदारी से फ्री होकर उसको जो विदा करूँ। तो इसके लिए क्या कोई रास्ता है ताकि मेरे को जल्दी जो है इस चीज से छुटकारा मिले? चलिए, बिल्कुल इसका जवाब दिया जाएगा। फारूक साहब, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो इंशाल्लाह इनका जवाब दिया जाएगा, जो आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। फारूक साहब, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे राजस्थान के एक साहब का जो कॉल आया था, तलाक का मसला है, उनकी बेटी के तलाक का मसला है, 2 साल पहले तलाक हो गया, नानो नफका का कुछ शायद मसला है, 6 महीने से नहीं मिल पा रहा है। देखिए, ऐसा है कि मैं उनकी बात समझ गया, उनका शायद दहेज वगैरह का मुकदमा किया होगा 498A वगैरह का, और उन्होंने डोमेस्टिक वायलेंस किया होगा या 125 CRPC मेंटेनेंस के लिए जो है वो किया होगा। उस पर कोई इंट्रीम मेंटेनेंस या फाइनल मेंटेनेंस कोर्ट ने तय कर दी है, और अभी वो उनका ग्रीवियांस ये है कि वो 5-6 महीने में शायद पैसे नहीं मिल रहे, कुछ हो नहीं पा रहा। देखिए, ये मुश्किलात है, ये बहुत सारी मीडिया में भी रिपोर्ट किया आप लोगों ने कि डोमेस्टिक वायलेंस की, चूँकि कोर्ट्स और पुलिस की प्रायोरिटीज चेंज हो गई थी तो इन चीज़ों पर ज़रा तवज्जो कम हुई, और बहुत सारी मीडिया ने रिपोर्ट भी किया कि डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ा ऐसे। अब मुश्किलात क्या है कि इस वक्त कोई भी चीज़ कोर्ट्स वगैरह बहुत लिमिटेड फंक्शनलिटी पे, बहुत लिमिटेड बैंडविड्थ पे काम कर रही है। हम लोग एक ऐसी पैंडमिक से गुजर रहे हैं, एक ऐसी वबा से साथ अभी हम लोग जो हैं वो कन्फ्रंटेड हैं कि ये परेशानियां हैं, लेकिन आप परेशान ना हो और आप कोशिश करते रहें। हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह बहुत जल्दी कोर्ट की फंक्शनिंग जो है वो नॉर्मल रिज्यूम हो जाएगी। तो उसी कोर्ट से आपको ये रिलीफ मिली है, वही कोर्ट आप उसमें एग्जीक्यूशन वगैरह फाइल कराएं जब भी कोर्ट चलना शुरू हो, और वहाँ पे एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स फाइल कराएं तो उन पे कार्रवाई होगी, और जो भी भत्ता तय किया है कोर्ट ने वो उनको आके कोर्ट के सामने आपको देना पड़ेगा, वरना वो जेल जाएंगे। परेशान ना हो, थोड़ा सा वक्त ज़रा ऐसा है कि परेशानियां हैं, मुश्किलात हैं, लेकिन इसको आप प्रोसेस कर सकते हैं और इस पर आप एग्जीक्यूशन पिटीशन फाइल कर सकते हैं अपनी लॉयर की कंसल्टेशन के साथ। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं श्रीनगर से बोल रहा हूँ सर। श्रीनगर, सवाल पूछिए अपना। हाँ, मसला ये है कि मेरी एक कजिन है, उसकी शादी आज से 22-25 साल पहले हुई थी, तो अपने चचेरे भाई के साथ। ठीक है। तो उसके बावजूद उसने फिर दूसरी शादी की, जबकि वो अभी निकाह में ही थी। तो उसने दूसरी शादी की, उसके वहाँ 2 बच्चे हो गए। ठीक है। तो उसके बाद उसका तलाक हो गया। तो उसके खावन के पास उसने कुछ भी नहीं लिया, जबकि उसके पास लाखों की करोड़ों में उसकी प्रॉपर्टी है। उस बीवी के पास भी उसके 2 बच्चे हैं और ये 2 बच्चे।
उसका जो बेटा है दूसरा, उसके 6 लाख की गाड़ी पे चलता है। तो वो जो दूसरा बेटा है उसको एक जिला भी नहीं दिया, और जो बेटी है उसको शादी कर बच्चे चारों बच्चे एक साथ ही मतलब उनके साथ ही रहते हैं? नहीं, अलग अलग। जब तलाक हो गया वो अपनी माँ के पास रह गई और वो दूसरे बच्चे उसके पास है। ठीक है, हाँ समझ गया। ठीक है, बिल्कुल जवाब दिया जाएगा इसका। ये आप मेंटेनेंस का मुकदमा फाइल करें 125 CRPC का, और मुकदमा फाइल करें। उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपनी अहलिया का, जिनको वो तलाक देने के बावजूद वो उनको मेंटेन करें, और खास और उनके बच्चों का भी। तो आप मेंटेनेंस का मुकदमा फाइल करें, लोकल लॉयर से कंसल्ट करें, और मेंटेनेंस का मुकदमा जितनी जल्दी हो फाइल करें। नहीं, बिल्कुल सवाल इनका ये था कि इनकी जो दूसरी बीवी है उनके बच्चे खुशहाल हैं, जो कि जिसको तलाक इन्होंने दे दिया, उनके बच्चों को इस तरह की चीजें नहीं मिल पा रही हैं। देखिए, अगर कोई एग्रीव्ड है किसी भी चीज से और कानून का सहारा लेना है उसको, तो कानून की जो प्रोसीडिंग है वही बता रहा हूँ मैं इनको, कि उनको मेंटेनेंस का मुकदमा ही फाइल करना होगा। ओके, ठीक है। तो मेंटेनेंस के मुकदमे में क्या है कि सारी चीजें कोर्ट के सामने आएंगी। जब कोर्ट के सामने आएंगी तो कोर्ट इंसाफ के साथ जो है वो फैसला कर देगी कि भाई इतना पैसा आपको इनको भी देना है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कहाँ से बात कर रही हैं? हम गांधीनगर से बात कर रहे हैं। गांधीनगर, जी ठीक है, सवाल पूछिए अपना। जी, मेरे प्लॉट के पास से एक रिंग रोड प्रोजेक्ट गया, तो तारनाका हमदा वाले आपका प्लॉट एक्वायर कर रहे बोलकर ओरिजिनल कलेक्ट कर लिए, और प्रोजेक्ट बिल्कुल कंप्लीट हो गया। तो हम प्लॉट एग्जिस्टिंग है, आम का बाग है, बहुत एग्जिस्ट कर रहा है, और नया गेट लगा लिए। फिर हम लोक अदालत रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बोले कि हमारा प्लॉट नहीं गया, हमारा ओरिजिनल वापस। तो वो की आवाज साफ नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है। इनका कहना था कि रिंग रोड निकल रहा था तो इनका प्लॉट भी उसके जद में आ गया था। रिंग रोड तैयार हो गया लेकिन इनका प्लॉट नहीं गया, लेकिन उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी उनके पास जमा है। ये सवाल जो समझ में ये लैंड एक्विजिशन का मैटर है, इसके लिए ट्राइब्यूनल्स होती हैं। अगर गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया था और इनको मुआवजा दे दिया, और अब तो जजमेंट ये भी सुप्रीम कोर्ट का आ गया रिसेंट, अभी लॉकडाउन में ये आया कि अगर मुआवजा जमा भी करा दिया ट्रेजरी में तो वो एक्विजिशन वैलिड मानी जाएगी। हो सकता है कि गवर्नमेंट ने एक्विजिशन जिस पर्पस के लिए किया वो पर्पस अभी इस्तेमाल ना, तो उसको आप चैलेंज कर सकते हैं। लैंड एक्विजिशन के रिलेटेड मैटर्स नॉर्मली ट्राइब्यूनल्स होती हैं, वहाँ आपको मुकदमा फाइल करना होगा, अपने ग्रीवियंसेस को कोर्ट के सामने लाना होगा, बताना होगा कि इसमें ये परेशानियां हैं, और सारी फैक्चुअल एनालिसिस को देखने के बाद अगर वो एक्विजिशन गलत होगा और वो एक्विजिशन जो कानूनी जो टेस्ट है उसको पास नहीं करेगा तो कोर्ट उसको रद्द भी कर सकती है, और अगर आपके मुआवजे में कोई परेशानी होगी तो कोर्ट उसको भी एंटरटेन कर सकती है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, रहमतुल्लाह बरकातहू। जी भाई, मैं कोलकाता से कह रहा हूँ सर। जी बोलिए, सवाल पूछिए। थोड़ा देर आगे हमने बात किया सर, मैं हमारा फोन कट गया, हम बहुत परेशान है सर। हम सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब कर रहे थे, कुछ ऐसा वाकया में वो ट्रांसफर हमें कर दिया। आपको जवाब आपको दिया गया था, आपने शायद सुना नहीं। आप दोबारा इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग सुनेंगे बाद में तो आपको आपका जवाब मिल जाएगा। जी, आपको पूरा जवाब दिया था, पूरा जवाब दिया गया था। यूट्यूब पे ये प्रोग्राम अपलोड भी होता है, उस पर भी आप जाके एक बार देख लीजिए। पूरा जवाब आपका दिया गया है, कैसे कैसे आपको क्या करना है। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं? सर, मैं डोडा से बात कर रहा हूँ सर, आशिक हुसैन मेरा नाम है। डोडा कश्मीर। जी बिल्कुल, सवाल पूछिए। सर, मेरा वकील साहब से एक ही सवाल है सर। जी, सवाल पूछिए। सर, मेरा वकील साहब से सर एक ही सवाल है सर, मैंने उनसे पूछना था कि एक मकान के आगे से दूसरे मकान का कितना रास्ता होना चाहिए। मेरे मकान के आगे से सर दूसरे का पुराने जमाने का मकान बना हुआ सर। तो सर उस जो दूसरे का मकान था उसने सर उसको पूरा निस्तो नाबूद कर दिया। अब उसको अंडर रूल कानूनी तरीके से मैं बोल रहा हूँ कि यार 6 फुट का रास्ता दे, लेकिन सर मुझे रास्ते देने से इनकार कर रहा है।
तो सर यहाँ पर बदकिस्मती से सर जो गुंदों में एसडीएम वगैरह है सर, वो इनका अपना है और इनकी बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा है। तो आपके घर के जाने के लिए अभी कितना रास्ता है, उसमें कितनी चौड़ाई है उसकी? सर उसकी अभी 3 फुट चौड़ाई है, जो सर मुझे अपना है। अब मैं उनसे बोल रहा हूँ कि जो अंडर रूल मेरा 6 फुट का रास्ता बनता है, तो आप मुझे रास्ता। चलिए बिल्कुल जवाब दीजिए जी वकील साहब। इसमें कुछ कानूनी, देखिए रास्ते का मामला ये है कि वो देखना पड़ेगा कि वहाँ जमीन में रास्ता कितना निकला हुआ है। जब आप नक्शा लेके बैठेंगे तो देखेंगे, जैसा ये कह रहे हैं कि रास्ता 6 फुट निकलता है, पर 3 फुट का ही रास्ता दिया हुआ है और बाकी वो इंक्रोच किया हुआ है। तो आप और अगर आपने अपनी कंप्लेंट एसडीएम के यहाँ फाइल की हुई है, उस पर कोई कार्रवाई, तो आप कोर्ट जाएं, इंजेक्टिव रिलीफ लें कोर्ट से, और इस पे बिल्कुल होगा। अगर वो रेवेन्यू वो रास्ता है, नक्शे में वो रास्ता दिख रहा है, उस पर कोई इंक्रोच करता है, तो उसको आप चैलेंज करें। एसडीएम नहीं सुनते तो आप डीएम के यहाँ जाएं, डीएम नहीं सुनते आप कोर्ट जाएं और आप मुकदमा फाइल करें इसमें। जी चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, एक और कॉलर को शामिल करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम। आप बोलिए सर। जी सवाल पूछिए अपना। हेलो जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? मेरा नाम मंजूर अहमद है जी मंजूर साहब, सवाल पूछिए। कश्मीर से बोल रहा हूँ, श्रीनगर से। जी जी सवाल पूछिए अपना। मेरे पास एक प्लॉट है जो खालसा सरकार है। एक प्लॉट है? एक प्लॉट है मेरे पास, लेकिन वो कागजों में लिखा है खालसा सरकार। हेलो जी 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 सवाल कीजिए। 50-60 साल से वो मेरे कब्जे में है। उससे धान की खेती वगैरह होती थी। जी जी। तो क्या मैं उसमें कुछ बना सकता हूँ, दुकान या मकान? क्या तो नहीं, डॉक्यूमेंट्स आपके नाम का है? डॉक्यूमेंट मेरे नाम का है, कब्जा मेरे नाम का है पिछले 50 साल से। और जमीन भी मेरे पास है, कब्जे में है, दीवार बंद है उसके करीब 50 साल से। जमीन है खालसा सरकार। ठीक है, मैं समझ गया जी। मैं मतलब जी बिल्कुल जवाब दिया जाएगा जी वकील साहब। अगर आप किसी प्रॉपर्टी पे काबिज हैं और उस पे आप, जैसा आप कह रहे हैं 50 साल से आप काबिज हैं और आप उस पे उसके जो टैक्स वगैरह हैं वो आप पे कर रहे हैं, तो वैसे भी वो आपका राइट टू एडवर्स पोजीशन क्रिएट हो जाता है। तो एज लॉन्ग एज आप उसमें उसका आपका पोजीशन वैलिड है और अब आप उस पर डिक्लेरेशन चाहें तो ले लें। अब तो राइट टू एडवर्स पोजीशन में पहले तो निगेटिव में अब सिर्फ आप डिफेंस में लेके आ सकते थे, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आप इसको पॉजिटिव कॉवेनेंट में भी लेके आ सकते हैं। तो आप उस पर अब उसकी सैंक्शनिंग जोनिंग के हिसाब से आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, दुकान बना सकते हैं, घर बना सकते हैं, ये तो आपके लोकल बाई लॉज पे डिपेंड करता है। जहाँ तक बात आपके टाइटल की और पोजीशन की है, तो आपके पास जितने साल के भी दस्तावेज हैं कि आप इतने सालों से काबिज हैं ज़मीन पे और आप इसके सारे आप इसके निगहबानी कर रहे हैं और आप इस पे पीसफुल पोजीशन पे हैं उन और आपने जो टैक्सेस वगैरह जमा किए हों, वहाँ पे जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हों इस कॉन्टेक्स्ट में, उन सबको लेके आप एक अच्छे सिविल लॉयर से मिल लीजिए अपने शहर में और उनसे राय लेके और वहाँ की जोनिंग वगैरह के हिसाब से देख के आपको जो काम करना है आप कीजिए। लेकिन अगर आपका टाइटल और पोजीशन डिस्प्यूटेड है, गवर्नमेंट उस पर अपनी ओनरशिप क्लेम करती है, जो भी प्राइवेट एंटिटी गवर्नमेंट या प्राइवेट एंटिटी कोई ओनरशिप क्लेम करती है और उस पर कोई पहले कोई लिटिगेशन रहा हो, कोई मुकदमा रहा हो, तो फिर वो चीज़ कोर्ट तय करेगी कि उसका मालिकाना हक किसके पास है। और अगर मालिकाना हक आपके पास आता है तभी आप उस पर कोई काम कर सकते हैं। अगर आप वो मालिकाना हक नहीं आता है, आप कोई काम करते हैं, तो वो गैर कानूनी माना जाएगा। खान साहब मारूफ वकील सुप्रीम कोर्ट मौजूद है जो आपके सवालों के इस वक्त जवाब दे रहे हैं। प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, कॉलर को शामिल करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम। मेरा एक सवाल है आपसे। बिल्कुल कीजिए। हमारे बहन के ससुराल वाले प्रॉपर्टी, बहन के ससुराल में। जी जी सवाल कीजिए। हाँ, बहन के ससुराल में प्रॉपर्टी का, ससुराल का प्रॉपर्टी है ना, वो 2 बहनें ले ली। बहनें मेरे को कुछ नहीं दे रही, भाई का हिस्सा नहीं दे रही। बहनों ने ले लिया, भाई का हिस्सा नहीं मिल रहा है। भाई का हिस्सा नहीं है, आप वो बहनें खुद ले ली। और हाँ, इसके बारे में जरा पूछना। चलिए बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह बताया जाएगा। तो वकील साहब, बहन का सवाल था कि उनकी बहन के ससुराल में भाई को हिस्सा नहीं मिला। उनकी जो 2 बहनें हैं उन्होंने हिस्सा ले लिया, भाई को हिस्सा नहीं मिला है। ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। कैसे हिस्सा बटा, किससे आया, कैसे इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर हुआ,
तो इन देखिए ऐसी चीज़ों के लिए हमने पहले भी आपके प्रोग्राम में कई बार आपके लोगों को बताया है कि हम लोग एक जनरल ओवरव्यू दे सकते हैं। उसकी वजह यह है कि एक लॉयर के लिए, एक वकील के लिए बिना डॉक्यूमेंट्स को देखे हुए कोई भी कंक्रीट एडवाइस देना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। जैसे डॉक्टर बिना कोई किसी को रिमोटली तो सर्जरी कर नहीं सकता, तो हम लोग एक जनरल ओवरव्यू दे सकते हैं कि इसमें कानूनी प्रोविजंस क्या है और आप किन किन चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। इस प्रोग्राम के तहत अवेयरनेस है। तो अगर कोई मामला ऐसा है कि जहाँ पे इनको लगता है कि ना इनके साथ जो है वो हक तलफी हुई है और जो भी हिस्सा इनको मिलना था या जो उनके भाई को मिलना था या उसमें कोई भी शेयर में जो है वो इशू है, तो कैसे वो जनरेट हुआ, कहाँ गया, किसके पास गया, कौन काबिज है, मालिक कोई और है, कब्जे में कोई और है, ये चीज़ें डिपेंड करती हैं फैक्चुअल इवैल्यूएशन और एनालिसिस पे। तो ऐसे मामलात के लिए मैं हमेशा ये रिकमेंड करता हूँ कि आप सारे दस्तावेज लेके और आप अपने शहर के, अपने कस्बे के जो भी अच्छे सिविल के लॉयर हों, दीवानी वकील हों, उनसे मिलें, उनसे पूरे डॉक्यूमेंट्स दिखाएं, उनसे एडवाइस लिखाएं, आप एडवाइस लें। मैं आपको एक बात ज़रूर एश्योर कर सकता हूँ कि अगर आपके साथ हक तलफी हुई है, अगर आपके साथ कोई भी जो है वो नाइंसाफ़ी हुई है, तो हमारे कानून में इतनी प्रोविजंस हैं हर चीज़ के लिए कि कोर्ट आपको इंशाल्लाह इंसाफ दिलाएगी। बिल्कुल साहब, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फ़ारूक साहब हमारे प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। तो नाज़रीन, डॉक्टर फ़ारूक साहब हमारे साथ मौजूद थे जो आपके सवालों के जवाब दे रहे थे। प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। MIM सदर असदुद्दीन अवैसी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बिहार असेंबली इंतखाबात को लेकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये आपको सीधे वहीं ले चलते हैं।